नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अधिकार की परिस्थिति में आपको दस्तावेज लेने और जानकारी मुहैया कराने के लिए भारतीय संविधान के 2005 में बना हुआ आरटीआई एक्ट को लेकर। इससे पहले भी बहुत सारी चर्चा हमने किया है और आपका परिचय इससे पहले करवाएं। हमारे साथ हैं छेदी कुमार जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से, मुझे लगता है यूँ कहें कि 15 से 20 वर्षों से इनका इसमें अनुभव रहा है और बड़ा बारीक ढंग से इन चीज़ों को लोगों के बीच में जाते हैं, समझाते हैं और अपनी जागरूकता के कड़ी में एक लंबा समय से ये जुड़े हुए हैं। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करें। नमस्कार, कैसे हैं छेदी? बहुत अच्छी चल रही है। आरटीआई को लेकर हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी चर्चाएं की। इससे पहले मैं बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा सारे जनता का, सारे अपने व्यूवर्स का, या आरटीआई से जुड़े हुए सभी लोगों ने, खासकर धारा 21 को लेकर इनके द्वारा जो व्याख्यान की गई थी और जितने भी प्रश्न व्यूवर्स के द्वारा आया, बड़ा बारीक ढंग से इन्होंने उनका उत्तर दिया। आज हम लोग कुछ बात करेंगे। आरटीआई आज भी हम उसको मान सकते हैं एक मजबूत हथियार की? नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत है। और कानून मजबूत है तो अब 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इसको दायरे में लाया। सुप्रीम कोर्ट को 10 साल के बाद पता चला कि मैं भी आरटीआई के दायरे में हूँ। अच्छा, इसका मतलब जज साहब से भी सवाल किया जा सकता है क्या? नहीं, जज साहब से नहीं। सूचना में अधिकार में हमें क्या लेना है नहीं लेना है, मैंने पहले भी बता चुका है, उसी चीज़ में दायरे में। एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है सभी लोगों को। हर विभाग में पीआरओ जैसे नहीं होते हैं, पीआईओ नहीं होते हैं। वहाँ पर ही जो असक्षम अधिकारी हो जाते हैं उन्हीं को हम लोग मान लेते हैं लोक सूचना पदाधिकारी। ये दो शब्द को लेकर जरा सा परिभाषित करें, लोक सूचना पदाधिकारी और लोक सेवक, ये क्या है? देखिए, लोक सेवक आईपीसी में लोक सेवक डिफाइन किया हुआ है। यहाँ तक कि सांसद, विधायक और कोई कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी करते हैं, जहाँ तक कि निचला पदान का जो मुखिया भी है वो लोक सेवक के दायरे में है। अच्छा, वो भी आते हैं इसके अंतर्गत? जी। एक और बात आता है यहाँ प्रश्न कि जब हम दस्तावेज लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो केवल क्या एक ही धारा है जिसके द्वारा हम दस्तावेज ले सकते हैं कि और भी धारा हैं? देखिए, हमारे देश में कानून तो बहुत से हैं और ये आरटीआई एक्ट तो 2005 में ही है, लेकिन मैं बता दूं कि एविडेंस एक्ट 1860 में 1872 में एविडेंस एक्ट, हाँ, 1872 इसको थोड़ा सा विश्लेषण दें। 1872 में एविडेंस एक्ट आ गया है और उस समय भी दस्तावेज लिया जाता था। नहीं, अभी जो 2005 में जो कानून आई है, ये कानून सुलभ कानून है और आम जनता के लिए बनाया गया, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एक आप को जानकारी के तहत इस बात को रखेंगे कि 17 वर्षों से, हालांकि ये कानून का भी जानकारी अपने अंतर्गत रखे हैं, थोड़ा सा मेरे मन में ये सवाल है कि आज से पहला कानून और आज का कानून में मुझे लगता है बहुत अंतर का बात है, या आज भी वही समानता है? देखिए, कानून तो अपनी अपने जगह में सही है, कोई अंतर नहीं है, बशर्ते कानून को मानने और चलाने वाले लोग, जिसकी लगाम होती है कानून को चलाने वाली आयोग होती है। अगर आयोग उस तरह है जिस तरह एक ट्रैफिक पुलिस होती है, तो अगर जाम ना हो जाए तो इसलिए उसे चालान काटता है। अच्छा। और वो चालान काटने का जो काम करता है, अगर वो चालान नहीं काट रहा है तो गाड़ी, तो ट्रैफिक जाम हो जाएगी। इसलिए वो पदाधिकारी बैठा हुआ जो है, सूचना आयुक्त नहीं होने कारण से उसकी चालान नहीं कट रही, उसकी कंट्रोलिंग नहीं है, जिसके कारण रोड जाम हो रही है और सूचना नहीं मिल रहा है। ऐसा आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में, खासकर हम कहेंगे कि देश के बहुत सारे ऐसे जगहों पर विभाग भी ऐसा है जहां पर हमें लोक सूचना अधिकारी या लोक सेवक के द्वारा सूचना प्राप्त नहीं होता है। वे उस कड़ी में क्या करें लोग? देखिए, सूचना आपको जानकारी का अभाव में नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, जो मैंने आवेदक करता है उनका जानकारी का अभाव है। हाँ, ये जानकारी हर कार्यालय में, नगर निगम में भी अपनी सर्टिफाइड देने का, डॉक्यूमेंट देने का कानून बना हुआ है। डीसी ऑफिस में, रिकॉर्ड रूम में और निबंधन कार्यालय में अलग अलग कानून बना हुआ है। कोर्ट में भी सर्टिफाइड लेने का कानून बना हुआ है। ऐसा नया चीज़ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में मुझे लगता है ये नगण्य की स्थिति में आ गया है। इसके पीछे जिम्मेवार कौन? देखिए, पूरे देश में आईएएस सरकार को चलाती है और हमारे लोकसभा में और जो विधानसभा में जीत के जा रहे हैं, कितने पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं ये तो आपको पता है। तो कानून बनाने वाले वहाँ होते हैं और कानून को पालन कराने वहीं से जिम्मेदारी बनती है।
वैसे लोगों को आप कौन सा कानून का रास्ता दिखाएंगे जो आज भी दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है, या मुझे लगता है कि ऐसी और भी दूसरा क्या रास्ता है जिसके द्वारा लोग अपना दस्तावेज को ले सकते हैं? देखिए, आरटीआई एक्ट है, बहुत सुलभ कानून है जो आम जनता को दिया गया है। इस पे हम लोग बाद में एक सेशन रखकर में इस पर चर्चा करेंगे। अभी झारखंड का वाकया आपने सुना होगा, हजारीबाग में राजेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने पहली बार एफआईआर की थी। उनके आरटीआई के माध्यम से यूँ कहें कि पहला एफआईआर हुआ किसी सक्षम अधिकारी के विरुद्ध में। ये बात सही है क्या? ये सही है, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों द्वारा जो अभी माननीय न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय में क्रॉसिंग के लिए गया हुआ है, जिस पदाधिकारी, इससे पहले भी हुआ है क्या? 2015 में मेरे देख रेख में 2015 में एक केस किया गया है गलत दस्तावेज देने के कारण। किन के विरुद्ध हुआ था? वो बीसीसीएल के अधिकारी हैं। अच्छा, उनके विरुद्ध हो चुका है। अभी कोई कार्रवाई हुई या लंबित है? ये तो अभी बोले क्रॉसिंग के लिए हाईकोर्ट में पेंडिंग है। वो क्रॉसिंग के लिए गया है, देखते एक्सेप्ट होता है क्या होता है। एक बार थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, क्या हम लोक सूचना पदाधिकारी को लोक सेवक मान सकते हैं या लोक सेवक को लोक सूचना पदाधिकारी मान सकते हैं कि नहीं? थोड़ा सा हमको लग रहा है अभी भी दर्शक इस चीज़ को लेकर कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। देखिए, एक्चुअली लोक सेवक तो मैंने बता दिया कि लोक सेवक है, पहले वो लोक सेवक है, फिर आरटीआई एक्ट में नोटिफिकेशन से लोक सूचना पदाधिकारी बनाया जाता है। तो पहले वो लोक सेवक है, उसका लोक सूचना पदाधिकारी अधिकारी। पालिका से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, विधायिका से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, यहाँ तक तो मैं मान लिया कि आप इनसे सूचना ले सकते हैं, इनसे सूचना जान सकते हैं, अपना सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन लगा सकते हैं और भारत के कुछ गिने चुने विभाग जो खासकर आंतरिक मामले होते हैं वहाँ को छोड़कर आप हर तरह का सूचना पा सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, मुझे लगता है आपके मन में भी एक सवाल होगा, क्या हम जज साहब को भी लोक सेवक लोक सूचना अधिकारी मान सकते हैं क्या? देखिए, लोक सेवक मैंने तो पहले बताया कि लोक सेवक डिफाइन किया हुआ है आईपीसी में, उसको देखा जा सकता है आराम से। मैंने जज साहब भी इस दायरे में आते हैं। जी। क्या हम मुखिया जी से मांग सकते हैं डायरेक्ट उनके चैम्बर में जाकर? मेरा यह प्रश्न है, एक मुखिया अपने क्षेत्र में अपने गांव में जो भी काम करते हैं, क्या हम उनसे जानकारी मांग सकते हैं? देखिए, मुखिया में पंचायत सचिव से आप मांग सकते हैं। अच्छा, पंचायत मुखिया जी और पंचायत सचिव को थोड़ा सा डिफाइन करिए कि मुखिया जी क्यों नहीं इस दायरे में, जबकि फंडिंग तो उनके हाथ में है। नहीं, फंडिंग होना अलग चीज़ है। देखिए, अभी लोक सेवक, मैंने अभी लोक सेवक और ये भी लोक सेवक के दायरे में, ऐसी बात नहीं है मुखिया लोक सेवक दायरे में, लेकिन वो जो सूचना पदाधिकारी बनाया जा सकता है वो सरकारी अधिकारी को बनाया जाता है। अच्छा, तो वहाँ सहायक सूचना पदाधिकारी भी मैंने कुछ देख रहा पंचायत में कि जन सूचना पदाधिकारी माने लोक सूचना पदाधिकारी जो होता है उस निचले अपने जो पंचायत सचिव को 6 नामांकित करता है। शब्दों में रखा है कि वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत कोई भी लोक सेवक या लोक सूचना पदाधिकारी हमें सूचना नहीं देता है। 8 और 9 में, लेकिन उसमें भी कंडीशन दी हुई है कि आप अगर वो संसद या विधानसभा के द्वारा मांगी जाएगी, अगर हमें मना करते हैं सेक्शन 8 या 9 में, या संसद के द्वारा या विधानसभा द्वारा या आपके संबंधित जांच एजेंसी मांगती है तो उसको दे सकते, तो हमें भी देना होगा। अच्छा, ये बात है। चलिए, छेदी कुमार जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोक सूचना पदाधिकारी लोक सेवा को लेकर आज इन्होंने डिफाइन किया है। अगले कड़ी में मेरा एक प्रश्न होगा, मैं बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट से मिलता हूं, मेरी एक ही कोशिश होती है जानने की हर सूचना आपके तक सक्षम तरीके से और सरल तरीके से पहुंचे। मेरा अगला सेशन एक इनके साथ मेरा विनती अनुरोध है कि हम जरूर यह जानना चाहेंगे आरटीआई एक्ट को लाया क्यों गया। इसी सेशन पे अगली कड़ी में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद छेदी जी, लोगों के बीच में आप आरटीआई को लेकर जिस तरीके से काम करते हैं। धन्यवाद।